बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। देखिए, खान साहब का सबसे बड़ा मसला कोई और नहीं, खुद खान साहब है। ना उनका मसला उस्मान बुज़दार है, ना कोई और है। असल मसला खुद इमरान खान है, जिनकी हर बात में सिर्फ सियासी मुखालफिन की बेखुनी के अलावा कुछ नहीं है। मेरा गुमान ये कि खान साहब को शायद इसलिए लाया गया था कि वो पुराने सियासतदानों को सबक सिखाएं। वो सियासतदान जिन्होंने अपने मौसनों को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, या जिन्हें जमहूरियत का कुछ ज्यादा ही बुखार चढ़ गया था, जिनका ख्याल यह था कि उन्होंने बड़ी तवील जद्दोजहद से बहुत से मार्शल्लाह के द्वार देखे हैं, उसके बाद वो कामयाब हो गए, यानी जमहूरी ताकतें कामयाब हो गई हैं। चूंकि पिछली दो हुकूमतों ने 5-5 साल मुकम्मल कर लिए, चाहे दो वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल किए, लेकिन जमहूरियत का और जमहूरी लोगों का हक तस्लीम कर लिया गया है। अब आइंदा कोई भी ताले आजमा अवाम के जमहूरी हकूक पर डाका डालने नहीं आएगा। तो ये थी उनकी गलतफहमी, तो गलतफहमी दूर करना भी जरूरी था। खान साहब के जरिए वो गलतफहमी दूर की जा रही है। अब खान साहब कम अज कम वो गलती खुद नहीं कर रहे जो साबका हुक्मरानों ने की, जो खुद को अवाम का खादम और जमहूरियत का नंबरदार समझने की गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे। तो खान साहब का टारगेट ही सियासतदान है, जो मुझे लगता है। अब कोई इसको माने या ना माने, या मेरी राय से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, मगर मुझे लगता है कि उनका फोकस सिर्फ सियासतदान है। उन्हें कारकर्दगी या गवर्नेंस का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्हें क्या फिक्र, उस्मान बुज़दार को लगा दें या किसी और को लगा दें, बुज़दार हो या कोई हवलदार हो। हाँ साहब अगर उन्हें खुश करने में कामयाब हो गए जो उन्हें लाए थे, तो फिर उनका ख्याल ये कि अगली नौकरी भी पक्की। अगर खान साहब उन्हें नाराज करने की गलती करेंगे तो फिर उनका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसा पिछली हुकूमतों का हुआ। हर हुकूमत में एक वजीर आजम के होते हुए दूसरा वजीर आजम आ गया, तो हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि खान साहब अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, सर्वस की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। हुकूमत का हाल ये कि टके की आमदन नहीं और 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, यानी सियासी मुखालफिन पर इल्जाम लगाने का सिलसिला कुछ थमे तो आमदनी बढ़ाने का भी सोचा जाए। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने आए थे, पुराना भी तबाह कर दिया है। जिनको इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो इक़्तिदार में लाए क्यों गए थे। वो इक़्तिदार में लाए ही इसलिए गए थे कि बहुत शोर मच रहा जी कि पाकिस्तान खराब हो गया है, इसको ठीक करना है। तो ये तो खराबियों को ठीक करने आए थे, मगर हुआ इसके उलट कि जो ठीक ठाक चल रहा था वो भी तबाह कर दिया गया। जिन्हें इस बात की बड़ी फिक्र थी, बड़ा गम था कि हमने बड़े कर्जे ले लिए हैं, पता नहीं कैसे अदा करेंगे, मौशत बड़ी खराब हो गई है, 5.8 GDP है, ये तो बड़ा थोड़ा है। तो पता नहीं उनका ख्याल ये था कि हम 100 रुपया कमाने के अहल हैं, लेकिन 50 कमा रहे हैं या कमा ही नहीं रहे। तो वो उन लोगों को लेकर आए जो उन्हें 50 रुपए से ज्यादा कमा कर देते, या वो दावे कर रहे थे कि हम 50 रुपए से ज्यादा कमा देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही भट्टा बैठा दिया। 50 की बजाय आमदनी कर दी 54। अब उसमें 75 पैसे इजाफा करके वो आमदनी हो गई है 1 रुपया। तो उस पर जनाब दावे किए जा रहे हैं कि हमने मौशत बड़ी जबरदस्त कर दी है, मुआशी शारिय बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर ये तो बताए कि 0 पर कैसे ले गए थे। अब 1 रुपया बेहतर करने से मौशत तो ठीक नहीं हो सकती। हमें तो आपने 50 रुपए से जायद कमा कर देने थे। 50 तो हमारी आमदनी थी, कमाने थे ज्यादा 49 का कर दिया नुकसान, और अब कह रहे जी कि वो तो सब कुछ तबाह कर गए। तो सब बड़ी आसान सी बात है कि अगर ये सब कर नहीं सकते थे तो फिर लेने के आए थे। तो लगता ही हो कि खान साहब को बस इतनी सियासत आती है कि वो मुखालफिन की करप्शन की दास्तानें, खा वो सच्ची हो खा वो झूठी हो, वो आवाम को सुना सुना कर अपना टाइम पास कर ले। 90 की दहाई में यही कुछ होता रहा है, और खान साहब उसी दहाई में सियासी तरबियत हासिल कर रहे थे, सियासी क्लासें ले रहे थे। अगर ये कहा जाए कि खान साहब ने सियासत की प्राइमरी और सेकेंडरी उसी दौर में की है जब सियासतदान एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाया करते थे और हुकूमतें 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाती थी। तो आज खान साहब भी उसी सीखे हुए अमल को या उसी तरीके की सियासत कर रहे हैं, जबकि बाकी जमातें वो इस दौर से आगे निकल गई है। अब सिरे माहिल और हुदैबिया पेपर मिल पाकिस्तान की तारीख के वो स्कैंडल हैं जिनके बारे में ये साबित हो चुका है कि खोदा पहाड़ निकली चुया। इन दोनों इश्यूज पर 1 दहाई तक सियासत की जाती रही है। तो खान साहब जो है वो अब इन इश्यूज को लेकर आ गए कि शायद
इन दोनों जमातों ने, पीपल पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाए थे, शायद वो इल्जाम ही सच्चे हो। तो खान साहब ने देखा यही है कि दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके, करप्शन के इल्जाम लगा के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती थी और अपनी सियासत निमकाती थी। इनमें स्विस अकाउंट वाला मामला भी शामिल कर ले तो मिला जुला के पाकिस्तान की सियासत की तकरीबन जो 2 दहाइयां है वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर गुजरी है। तो उनकी तदफीन को भी अब 20 साल गुजर चुके हैं। यानी ये सारे इशू 90 की जो सियासत थी उसी को खत्म करने के बाद, 90 की दहाई की सियासत को खत्म करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि अब कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तो ये वो इल्जाम थे जो सियासत के लिए किए, सियासत को में अपना स्कोर सेटल करने के लिए किए जाते थे। अब लगता है कि खान साहब के पास भी करने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी पुराने मुर्दे उखाड़ लिए। और सोने पे सुहागा ये है कि जिस बिल्ली पर चोरी दूध पी जाने का इल्जाम है उसे ही दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया, जिसका मतलब चोरी पकड़ना नहीं, बस सिर्फ शोर मचाना है। आगे बढ़ते हैं, करप्शन के बहुत किस्से हैं, कहते हैं जब करप्शन की गजब कहानी और फिर कब्जा ग्रुपों की आजकल कहानी। तो सियासत के अंदर करप्शन, कब्जा ग्रुप, सेनेट इलेक्शन ये बहुत इन है। उस्मान डार गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। फारग हो गए शरीफ खानदान वाले, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के मचलके ही नहीं खुद दे सकते। भाई शहबाज शरीफ साहब अपने भाई का गारंटर है, मचलका नहीं दे सका। क्या किया है, कहां इतनी दौलत लेके इन्होंने जानी है कि खोखर आके अदालतों में इनके स्टाम्प भर रहे हैं करोड़ों रुपए के। जब्त कर लें बाकी सरकार। मैं बता रहा हूं किस हद तक ये सरपरस्ती करते रहे हैं कब्जा ग्रुपों की। ये तैयारी करें, जिस तरह नाम सामने आ रहे हैं जुबैर साहब को तो प्रोग्राम में बैठने के लिए ये शर्माएंगे कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे कि हम हमारे लोग करते क्या रहे हैं। ये इनकी गवर्नमेंट का वतीरा रहा है। अब दूसरी तरफ देखें, खुद ये सारी तबाही बर्बादी, ये तसाब ठीक नहीं है। मुझे एक कोई ऐसा फैसला मलिक साहब ये बता दे, पाकिस्तान के हमारे अजीम जजों ने जो फैसले दिए हैं अदालत के, ये नहीं वो मानते। मेरी और आपकी बात ये मानेंगे। इनको मियां नवाज शरीफ लंदन से फोन करके कह दें, जुबैर आपने सुबह जाकर या कल टॉक शो में बात करनी है कि आज सूरज मगरब से निकला था और गुरूब मशरक में हुआ था। ये लोग रात को टॉक शो में ये बातें कर रहे होंगे। मुझे कम से कम फख्र है अगर उस्मान डार कब्जा करके कहीं बैठा होगा ना, तो मेरा लीडर मेरे पास नहीं आने लगा इनकी तरह सरपरस्ती करने के लिए कि उस्मान डार तुमने कब्जा किया था शाबाश, या कोई और पीटीआई का कोई कब्जा करके बैठा होगा। ये इनकी लीडरशिप का वतीरा है। आजम स्वाति के मामले में क्या हुआ था? क्या है, कुछ नहीं था। इमरान खान वहां पहुंचा, मुझे पहले ये बताएं, जो भी आजम स्वाति ने या मैंने या किसी ने किया हम खुद भुगतेंगे। कम से कम मेरा लीडर नहीं जाने लगा इनकी तरह। देखिए, सियासी जमातें कब्जे नहीं करती, ये मैं आपको बिल्कुल पढ़ी लिखी बात बता रहा हूं, अपनी मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूं। जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो कब्जे नहीं करती, ना ही वो कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती करती है। इससे उनका वोट बैंक डैमेज होता है। वोटर्स को पता होता है कि हकीकत क्या है। वोटर्स कभी भी क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अब इसका दूसरा एंगल है, वो एंगल ये है कि क्रिमिनल किस्म के जो लोग होते हैं या कब्जा ग्रुप या बदमाश, वो शेल्टर लेने के लिए सियासी जमातों के अंदर भेस बदल के घुस जाते हैं। इसलिए कब्जा ग्रुपों के पीछे लीडर वाकई नहीं जाते। लेकिन सियासी वर्कर को तोड़ने के लिए अगर उन पर मनशियात का केस डाल दिया जाए या उन्हें कब्जा ग्रुप बना दिया जाए या उन पर कोई और इल्जाम थोप दिया जाए तो उसके साथ लीडरशिप का खड़ा होना बनता है। आप खुद ही फैसला कर लें कि अगर आजम स्वाति के पीछे खान साहब नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और अफजल खोकर से इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के घर गई तो क्यों गई। अब जिन्हें सियासत में दाखिला लिए जुम्मा 4-6 दिन हुए हैं, 8 भी नहीं मैं कह सकता, वो ये बात कब समझेंगे कि इन बेचारों को, जिन बेचारों को खुद खान साहब को समझाना पड़ता है, रोज बिठाते हैं खान साहब, तर्जमानों का इजलास बुलाते हैं और फिर बताते हैं कि आज आपने करना क्या है। वो कहते हैं ना पिछली पढ़ाई पढ़ना, तो पहले वो पढ़ाई खान साहब पढ़ाते हैं, फिर आके ये टीवी पे बैठ के लोगों को समझाते हैं। तो जिन्हें खुद खान साहब समझाते हैं कि आज उन्होंने मुखालिफिन के खिलाफ क्या बोलना है, वो दूसरों पर ये इल्जाम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते कि वो अपनी लीडरशिप की बातों से, यानी अपने लीडरशिप की बातों से हराफ नहीं करते या उनसे वो कोई उनके खिलाफ कोई राय नहीं रखते। वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है कि पहले अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो। और वो एक और मिसाल भी देता हूँ कि जो मुर्गी ज्यादा कुड़कुड़ करती है ना और वो अंडे ना दे रही हो तो फिर उसका एक ही हल होता है, उसकी सिर्फ चिकन कढ़ाई बनती है।
यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि मौजूद सुहन क्या है। सवाल उनसे पूछा गया है कि क्या पीडीएम बंद गली की तरफ जा रही है या पीडीएम को कुछ कर पाएगी नहीं और हुकूमत क्या करेगी, तो उनका जवाब सुनते हैं। वॉच हसन निसार। गाई झटके जाहिर है जारी रहेंगे। मैं बिजली वाली आपको बात बता रहा हूं, ये इनका प्लान है। ये किस्तों में मौत जो है ये इट इज ऑलरेडी प्लान। अच्छा, बेरोजगारी पे मौसम बहार ऐसा आएगा किसी ने सुना भी नहीं होगा। सो आपको पीडीएम की पड़ी है भाई, मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। पीडीएम शीडीएम की कोई औकात नहीं है, इनकी कत्तन कोई हैसियत नहीं है। और बाकी थेरियां शेरियां पेश करनी है तो मूशगाफियां वो करते रहो जितनी मर्जी, बात कहीं और जा रही है। मैं तो भारी तरीन अक्सरियत जो है इस आबादी की उसको बंद गली में एंटर होते देख रहा हूं और ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। नॉट मोर देन 4 to 6 months। सर हल क्या है इसका? 6 से 7 रुपए इजाफे का प्लान है और खुदा का खौफ करो। हल तो है लेकिन वो बिल्कुल सही आप निशानदेही कर रहे हैं सर। हाँ। नॉट द राइट फॉर। मैं कितने साल से चीख रहा हूं तेजाब से नहीं, सुन लें सिंबॉलिक बात करूंगा मैं और 100 बार लिख चुका हूं कि पूरे निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, जिल्लादों को 3 शिफ्टों में काम करने दो और ओवर टाइम मुकम्मल आपको पलटा खाना पड़ेगा। ये जो आप डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं ना, हड्डियां आपकी सारी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, ऑर्गन्स आपके सारे काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका वो कंट्रोल में नहीं है, हार्ट आपका, तो खुदा का खौफ करो यार। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर? ये तब्दीली को पंजाबी में कहते पलटा देने के लिए लाए थे, बेहतरी के लिए इधर लाए कर लो, थे। इधर हुआ इधर कर लो, लेकिन आपको वो भी मौसर नहीं लग रही? नहीं, ये तरीका नहीं होता बेहतरी का। ये शैम्प डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं हो सकता। यानी जिस सिस्टम ने इसको बर्बाद किया उसी के थ्रू आप उसको आबाद करना चाह रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। हमारा क्या जाता है। तब्दीली सरकार ने जहां इस मुल्क में बहुत से लोगों को मायूस किया है, वहां अवाम को तब्दीली और मसीहा की खबरें देने वालों को लगता है कुछ ज्यादा ही मायूस किया है। जो कल तक जश्न बहारा मना रहे थे आज चमन का गिरिया कर रहे हैं। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में हालात क्या है। हालात का पैमाना जांचना हो तो फिर उन लोगों को देखें, उन लोगों को सुने जो हुकूमत को बहुत ज्यादा एडवोकेट करते थे या उनकी हिमायत करते थे, तब्दीली के डंके बजाया करते थे। तो खास साहब को मसीहा के रूप में अवाम के सामने पेश करने वाले अब अवाम को ये बता रहे हैं कि तुसी फंस गए हो, हुन निकल के बहाओ। बताया जा रहा है कि अवाम तब्दीली के चुंगल में फंस चुके हैं और ये खास साहब को लाए थे कि किस्मत चमकेगी, लेकिन उन पर पहले से भी ज्यादा मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। तो इस मुल्क में वैसे तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि सुनिया और जनगलिया ते विच मिर्जा यार फिरे, उनके सिवा सबको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि वही इस मुल्क में अकेले ईमानदार है। उनके अलावा इस मुल्क में सारे करप्ट और सारे चोर हैं जिन्हें बीच चौराहे लटका देना चाहिए। आप जिसकी भी गुफ्तगू सुने उसे वो अपनी गुफ्तगू में ये साबित कर देता है कि उससे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। और वैसे पूरे मुल्क में करप्शन की बात हो रही है। तो अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि फांसी घाट को आबाद कर देना चाहिए और बंदों की मारकाट करनी चाहिए। तो लगता है कि सो कॉल्ड दानिश्वर खान साहब से ये तवक्को नहीं रखते कि वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए कुछ करें, तरक्की के लिए कुछ करें। उनका असल जो अंदर ख्वाहिश है वो यही है कि लोगों की मारकाट की जाए। जो खान साहब नहीं कर सके तो अब उन्होंने ये गिरिया शुरू कर दिया है। तो अब हम पहले कहते थे कि जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात होगी वो ये होगी कि जिन नौजवानों को तब्दीली के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, अगर उन्हें वो तब्दीली नजर ना आई तो फिर इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगा। तो उस मायूसी को ही ये
रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसी मायूसी के ऊपर अब चूंकि वो मायूसी अब कैश हो रही है तो बहुत से लोग मायूसी की बातें करना शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं शेर रशीद फाकी वज़ीर दाखिला है हमारे दोस्तों के साथ, और वो मौजूदा सियासी सूरत हाल और उस पर वज़ीर आज़म की जो पोजीशन है करप्शन के हवाले से उसका जिक्र कर रहे हैं। तो देखते हैं शेर रशीद साहब क्या फरमाते हैं। बंद कर दिया है, उनके पासपोर्ट कैंसिल करने वाली बात खत्म कर दी है, उनके पर बगावत और गद्दारी के मुकदमे जो 100% बनते हैं, और पूरी कौम चाहती थी कि जो फौज को गालियां देता है, जो मुल्क के मफादात का नुकसान करता है, उसके गले में रस्सा डाला जाए। उस पर शेख साहब और इमरान खान और कमर जवेद बाजवा जो है उन्होंने चुप साध ली है। तो ये एक अनरिटन एग्रीमेंट नजर आ रहा है। आप इसको एग्री का एक्सेप्ट करें या ना करें, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग इन द जनरल पब्लिक। देखिए, मेरे बारे में तो आप कह सकते हैं कि मैं बंद गली में न जाने का हामी हूं, ना अपोजिशन को बंद गली में देखना चाहता हूं। लेकिन इमरान खान जिस शख्स का नाम है, ब्रॉडशीट इतना बड़ा इशू बनने जा रहा है कि वो हुदैबिया को भी बीच में ला रहा है, वो सिरे महल को भी बीच में ला रहा है, वो और स्विट्जरलैंड के $60 मिलियन को भी बीच में ला रहा है। कुछ भी कर सकता है इमरान खान। लेकिन अब मेरे बारे में आप कहें तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर बातचीत के दरवाजे खुलें तो ये खुलने चाहिए। मैं नवाबजादा नसरुल्लाह की बात यहां कोट करना चाहता हूं। वो कहा करते थे मरहूम के सियासतदान बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता, और यहां बात करते हैं तो बाहर जाके कहते हैं कि हमारी मिन्नत, कौन किसी की मिन्नतें करता है जी? हर इज्जतदार आदमी है। क्या हम वजारतों की भूख में मरे जा रहे हैं? अल्लाह ताला रहम करे। हमारी 15वीं वजारत है, अगर हमें असूलों पे घर भी जाना पड़े तो कोई क्यामत नहीं आ जाती। और जो लोग ये तासर दे रहे हैं दुनिया का हर आदमी सुलह सफाई कर लेगा, हालांकि मैं नरमी का हामी हूं, मैं बातचीत का हामी हूं, लेकिन इमरान खान कुछ भी फैसला कर लेगा, इनको ना एनआरओ देगा, ना इनसे किसी करप्शन पे सुलह सफाई करेगा। ये मैं आपको खान साहब के साथ ही लगता है खान साहब को एक जिद्दी और अनापरस्त साबित करने पर तुले हुए हैं। कभी कभी यूं लगता है कि जिस तरह की बातें उनके साथी करते हैं कि खान ही मनेगा, खान ही छड़ेगा, वो लगता है कि खान साहब को मुसलसल प्रोवोक करना है या खान साहब को उकसाना है कि खान साहब पे जाओ, अपोजिशन को छोड़ना नहीं। तो ये कहना कि खान नहीं मानता, मेरे नजदीक ये खान साहब को हलाशेरी देने के सिवा कुछ नहीं। जो लोग खुद को अक्लमंद और बड़ा सियासी समझ बूझ रखने वाला और ठंडे किस्म का सियासतदान साबित कर रहे हैं, जी हम बड़े अक्लमंद हैं, हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन को लेके चला जाए क्योंकि हमारा तजर्बा, हम 15 बार तो वजीर रहे हैं। अब वो खुद को तो बड़ा समझदार साबित कर रहे हैं, लेकिन खान साहब को कम अकल, जिद्दी और अनापरस्त साबित कर रहे हैं। तो अब ये खान साहब के दुश्मन है या दोस्त है पता नहीं, ये तो खान साहब के लिए सोचने का मुकाम है। लेकिन जहां तक ये कहना कि जी खान साहब जो है वो एनआरओ नहीं देंगे और करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो लगता ही कि खान साहब पूरा पाकिस्तान करप्ट कर देंगे, लेकिन करप्शन पर सौदाबाजी नहीं करेंगे। 2 साल में करप्शन करने वाले पकड़े नहीं, जबकि करप्शन का जो लेवल है वो बढ़ गया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर खान साहब अपोजिशन से सुलह कर लेते हैं तो उनके पास सियासत करने के लिए रह क्या जाएगा? एनआरओ नहीं दूंगा, अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, ये नारे अगर करप्शन खत्म करने के लिए होते तो आज पूरा पाकिस्तान खान साहब के बयानी को कबूल कर लेता और करप्शन का लेवल बढ़ने की बजाय कम हो जाता। लोग कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर करप्शन के खिलाफ हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो करप्शन का जो लेवल है वो बढ़ना ये बताता है कि मामला ये नहीं है। मामला उस मिसाल की तरह के उत्तू रौला पाई जाते विचो विच खाई जा। एक आम तासर ये कि चोरी करने वाले से ज्यादा शोर कोई नहीं मचाता, और मकतूल के कातिल तलाश करने हो तो सबसे पहले देखा जाता है कौन सबसे ज्यादा मातम कर रहा है, ताकि पता चल जाता है कि मातम इसलिए वो करता है कि उसमें शक न जाए। तो ये कानून फितरत है जिससे नीयतों का पता चलता है। तो इसी को आप फार्मूले को जरा ज़हन में रखें तो समझ में आ जाए कि करप्शन क्यों बढ़ रही है और शोर कौन मचा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं हामिद मीर के साथ। देखते हैं कि उनके पास मौजू क्या है
वॉच वजीर इत्तलात शिबली फराज। साहब को 2.5 साल हो गए, इतना कर्ज लिया, एक चीज बनाई बताइए मां सिवाय कि जहांगीर तरीन साहब को बहुत अमीर कर दिया और चीनी महंगी कर दी, और मां सिवाय के दवाइयां अद्वियात महंगी कर दी, मां सिवाय के आटा महंगा कर दिया। इमरान खान ने क्या बनाया है इस मुल्क के लिए? जी क्या बनाया जी? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं तो समझ रहा था कि ये एक एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन ये आदत से मजबूर हैं और ये इन्होंने इस तरह की बातें करनी है। तो इन्होंने अपनी पिछली जो पहला इनकी कन्वर्सेशन थी उसमें इन्होंने कहा था कि इनकी अखलाकी जुर्रत, यानी आप देखिए कि बात कौन कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसके के लीडर हैं नवाज शरीफ। कौन सा नवाज शरीफ? वो नवाज शरीफ जो कि अदालतों से भागा हुआ है, जिसको अदालतों ने एब्सकॉन्डर किया हुआ है। वो वाला नवाज शरीफ जिसने के लंदन में अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से हमें ये ब्रॉडशीट के जुर्माने देने पड़े। ये वाला नवाज शरीफ जो कि कब्जा ग्रुप, जो खोखर ग्रुप जो अभी डिस्कवर हुआ है, उस पे जो है तो ये उसको पैट्रनाइज करते थे। आप किस बात का आपका अखलाकी जवाज है कि आप टीवी भी आए? मिफ्ता, आप तो बात भी नहीं कर सकते। आपकी लीडरशिप इतनी डिसक्रेडिटेड है, इतनी उसकी एक स्याह तारीख है, स्याहकारियों की एक ऐसी तारीख है कि उसमें आप जो है तो अभी आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपने मोटरवे बनाए हैं, आपने पुल बनाए हैं। हमें पता है कि आपने जो इस मुल्क में जो लोग थे उनको सेहत नहीं दी है। आपने एक अस्पताल बनाया। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जिसपे कि आप फख्र कर सके? आपने ये सड़क और पुल इसलिए बनाए ना बिकॉज इसमें आपका पैसा बनता था, इसकी कमीशंस हैं। वो क्या है, रिपोर्ट में ये भी है कि 160 मिलियन वो जो आपने जो मोटरवे की कमीशन ली थी। ये सारी चीजें आपको तो अखलाक नाम की चीज का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आपने इस मुल्क के लिए ना लोगों को यहाँ पे तालीम पे खर्च किया, ना आपने सेहत पे कुछ खर्च किया। आप यही मोटरवे और ये बिकॉज इसमें आपके कमीशन बनते थे। ये बिग आजकल दानश्वरों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो ट्विटर पर पाई जाती है, और ट्विटर के एक दानश्वर ने ये कहा है, यानी उसका ये कॉल है कि अच्छा हुआ शिबली फराज और वलीद इकबाल हुक्मरान जमात का हिस्सा बन गए, वरना हमने सारी जिंदगी उनकी इज्जत ही करते रहना था। तो एक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चश्मे चिराग है और दूसरा अहमद फराज का फर्जंद है। अब शिबली फराज साहब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत के जिन कामों की इस वक्त मीडिया, बाज काम ऐसे है जिसकी मीडिया तारीफ भी करता है, तो वो काम जो कि नवाज शरीफ हुकूमत ने किए सिर्फ वो काम थे जिनमें उन्होंने कमीशन लिया। यानी अगर कमीशन ना लेना होता तो नवाज शरीफ हुकूमत काम ही नहीं करती, और मौजूदा हुकूमत चूंकि कमीशन की शौकीन नहीं है तो इसलिए वो कोई काम कर ही नहीं रही। तो कभी किसी ने इस तरह की मिसाल सुनी है कि जब कोई अपनी नाकामी और नालायकी को इस तरह जस्टिफाई करे कि अगले की कामयाबी उसे अपनी नालायकी के मुकाबले में बिल्कुल छोटी लगे या बेकार लगे? तो शिबली फराज साहब जब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो भी काम किया वो कमीशन के लिए किया, तो उन्हें फिर ये बता देना चाहिए कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने के लिए कितना कमीशन लिया, और फिर नवाज शरीफ ने जो कराची और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ऑपरेशन हुआ, तो क्या उसमें से भी कमीशन लिया? या फिर मुल्क को जब उन्होंने 5.8% GDP रेट दिया, उस ग्रेट ग्रोथ रेट तक वो पहुंचाया उन्होंने, तो उसमें से उतना उन्हें कितना कमीशन मिला? फिर उनके दौर में महंगाई 3% थी, तो महंगाई कम रखने का कमीशन उन्होंने कितना हासिल किया? अब नवाज शरीफ दौर में सड़कें, पुल और अंडरपासेस में जितने तरक्याती काम हुए वो सारे के उसमें मोस्टली CPEC का हिस्सा है। जो बड़े बड़े जैसे ऑरेंज ट्रेन है या ऑरेंज लाइन है, मेट्रोज है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट CPEC का हिस्सा है। उनमें से कमीशन लेने का मतलब तो ये है कि नवाज शरीफ ने फिर चीन की हुकूमत से कमीशन लिया होगा। तो ये इल्जाम आप नवाज शरीफ ज्यादा उस मुल्क पर लगा रहे हैं जिसके ऊपर आपको अपने से ज्यादा एतमाद है। चीन की दोस्ती का तो हम सारे ही जो है वो बड़ा उस पर प्राउड फील करते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कमीशन ली और चीन अगर चाइनीज से ली तो इसका मतलब चाइनीज रिश्वत देते हैं। तो ये शिकवा चीन की हुकूमत ने भी खास से किया था। CPEC में जो बहुत बड़ा एक खलल आया था जिसमें चीन ने ये शिकवा किया था कि आपकी हुकूमत हमें रिश्वतखोर समझती है, हमें ये समझती है कि हमने रिश्वत दी है। तो जब ये शिकवा किया था तो फिर बहुत से लोगों के हाथों के तोते उड़ गए थे कि हमारा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, फला नहीं था। तो खुद जिन्होंने एक धेले का काम नहीं किया उन्हें क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। साबका हुकूमतों में नुक्स निकालने वाले क्या ये बता सकते हैं कि उन्होंने अब तक अवाम को सेहत और तालीम में क्या दिया? एक कोरोना और दूसरी स्कूलों से छुट्टियां। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।